अस्सलाम वालेकुम शारा दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच और मुकदमा था सदर मुमलकत आरिफ अलवी की तरफ से सदारती रेफरेंस कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया के बजाय ओपन बैलेट के जरिए से करने के हवाले से हुकूमत ऑर्डिनेंस पास जारी कर सकती है। इसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि कोई बड़ी पॉलिटिकल सियासी जमात नहीं आई। हाँ, अलबत्ता एक सियासी जमात JUI जो है उसने अपना यहाँ पे प्रपोजल सिनॉप्सिस जमा करवाए हैं जिसमें कहा गया है कि सदारती रेफरेंस बदनीति पर मबनी है। इसको ये पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश है और ये रेफरेंस उठाकर सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक दे, यानी कि नाकाबिल समाअत करार दे दे। सेनेटर रज़ा रब्बानी भी आए हैं इसमें और उनका भी नुक्ता नज़र कुछ इसी से मिलता जुलता है। और सिंध हुकूमत जो है, जैसे कि नासिर साहब ने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि उसने ऐन उसके मुताबिक वक्त मांगा है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ आर्गूमेंट्स किए हैं और आज का अदालत का माहौल कैसा था। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी सवाल पूछे और आज जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ ज़्यादा बातें करते हुए नज़र आए, हमने देखा। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो खामोशी से बैठे रहे। सवालात जस्टिस एजाजुल एहसन ने माजी की तरह ही पूछे और कहने वाले कहते हैं कि आज उनके आर्गूमेंट उनके सवालात बहुत अच्छे थे। तो नासिर साहब और हसनात साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो जनाब हसनात मलिक साहब, आज का अदालती माहौल कैसा लगा आपको? जी, माहौल कयूम साहब अच्छा था मेरा ख्याल। अगर अटॉर्नी जनरल को देखा जाए तो उन्होंने अपने जो पॉइंट बिल्ड किए, एक जो मेन उनका पॉइंट था कि जिन इलेक्शन की प्रोसीजर या मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है तो वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। यानी उनके लिए अगर आपने तरमीम करनी कोई रद्द बदल करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है। लेकिन जिन इलेक्शन की मशीनरी या प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो वो अंडर द लॉ है। यानी इलेक्शन एक्ट को आप ऑर्डिनेंस के तहत या सिंपल एक कानून के तहत जो है ना वो तब्दील कर सकते हैं। तो बाकी देखा गया है कि उनको काफ़ी बेंच की तरफ से भी मैंने देखा है कि उनको एक दो ऐसी चीज़ आई जिनसे उनको हेल्प मिली। मतलब एक कहा गया जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से कि जी जो उनका मेन वो ये था कि जी एक तो वो ये था कि जी अगर ये सदारती इलेक्शन ये जो पब्लिक क्वेश्चन ऑफ लॉ या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये 2000 यानी एक है कि जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ और पब्लिक और ये खुद डिटरमिन करेगी सुप्रीम कोर्ट के वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल ये चीज़ थी। दूसरा उनका ये था कि जी इलेक्शन एक्ट में जो सबसे मैं कहने रहा था कि इलेक्शन एक्ट में उन्होंने कहा कि लिखा हुआ है कि जी सेनेट इलेक्शन जो है वो खुफिया रायशुमारी से होंगे। तो ये क्यों सेनेट और इलेक्शन एक्ट में? तो उससे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बिल्कुल इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में ही है और इलेक्शन एक्ट को तब्दील करना है। तो क्या इलेक्शन एक्ट नासिर साहब आइन से मुतसादिम बन सकता है? देखिए, इसका जवाब जो है जो जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी सिनॉप्सिस जमा कराई ना, उसमें मेरे ख्याल में उसमें उसका जवाब है। हाँ। और मेरे ख्याल में आज की जो हाईलाइट है भी वही वो ये कहते हैं कि जो सेनेट के इलेक्शंस का जो प्रोसीजर है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत वो आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 15 और जो आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट है वो अमेंडमेंट जो आई है 2017 में वो एंट्री 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आई है। तो उसने कहा ये जो इलेक्शन जो प्रोसीजर उसमें दे दिया गया है उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ही ज़रूरत है। तो इसलिए ये कहना कि इलेक्शन एक्ट जो है वो एक सब वो पार्लियामेंट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज़रूरी नहीं है, चूँकि वो उनका ये आर्गूमेंट है ना कि जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो तो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए हो सकता है, लेकिन जिसका प्रोसीजर लॉ में लिखा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो ओपन से ही होना चाहिए बैलेट के जरिए। नहीं, तो ये सारे इलेक्शन जो हैं वो आइन के तहत ही होते हैं ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और ये सारा कुछ ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी है ना। रेफरेंस में जो आगे तरीकाकार के ऊपर इख्तलाफ है। रेफरेंस में जो है वो कह रहे हैं कि ये चूँकि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट
का जो इलेक्शन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, लेकिन जो सेनेटर के इलेक्ट करना है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं, लेकिन वो आइन इलेक्शन का- एक्ट के मुताबिक है। आइन का आर्टिकल 222 जो है वो शेड्यूल जो है उसमें ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस फेयर और वो करवाना जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन वो ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी तमाम इलेक्शंस कराने का है, लेकिन वो एक प्रोसीजर जो है वो सेनेट के रूल्स में लिखे हुए हैं और नेशनल असेंबली के हवाले से नेशनल असेंबली के रूल्स में लिखे, लेकिन चूंकि नेशनल असेंबली का डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट नेशनल असेंबली का तो डायरेक्ट इलेक्शन है ना, इसलिए वहाँ जो है वो वो secret सीक्रेट ballot हो होगा, सकता है। हाँ। लेकिन चूंकि सेनेट का इलेक्शन अब वो था स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, वो और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है वो तो कौमी असेंबली रूल्स के अंदर तय लिखा गया। हाँ। तो कहने का तो यही तो सवाल आया था कि जब उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपका कहना ये है कि जिसका आइन के अंदर मैकेनिज्म या मशीनरी हाँ। लिखी गई है वो अंडर द लॉ है, जी, यही। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वो तो कौमी असेंबली रूल्स के तहत होता है। तो उस पर उन्होंने उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली रूल्स जो हैं वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं कि वो आइन के तहत बनाए गए हैं। फिर उन्होंने वैसे कहा देखिए, सुप्रीम तो कोर्ट वही तो rules जवाब वो फिर कह रहे हैं कि जो सेनेट के जो रूल्स हैं वो भी तो आइन के तहत है ना, एंट्री 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है ना। तो उनका ये कहना है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपना नहीं अच्छा, point of view कुछ दे रहा। कुछ एक अच्छा, जो एक- इसकी दो ऑब्जर्वेशन थी, वो हाँ। ये थी कि एक कुछ इलेक्शन कुछ है कि जी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ 226 में जो आर्टिकल 226 है, यहाँ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मेरा ख्याल है वर्ड लिखा हुआ है। हाँ। तो उसको एक ये सवाल ये था। दूसरा चीफ जस्टिस का था कि हमने पूरे स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, हमने ये नहीं एक दो आर्टिकल को देख के नहीं करना कि मतलब फैसला, कि पूरा देखना है कि सेनेट का इलेक्शन हाँ। कि मतलब जिस तरह की भाई स्कीम वही सारी चीज़ें मेरा ख्याल है उसमें आएगी, ट्रैकोटमी ऑफ पावर भी आएगी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की या बात भी होगी। जाहिर है एज ए होल जो एज अ होल भी constitution की rule होगा है उसके कि आप देखें, आप दोनों ईमान है। एक का आप कह रहे हैं कि जी वो हो सकता है सीक्रेट बैलेट में नेशनल असेंबली, दूसरा सेनेट का कहते हैं कि नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ थी तो 18वीं तरमीम में आपको पता है 226 में अमेंडमेंट हुई और सदर और प्राइम मिनिस्टर का ओरिजिनल change जो किया। कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्यों की गई? 73 का बहाल किया गया फिर उसमें। जो सेनेट की पूरी वो जो रिपोर्ट जो अटॉर्नी जनरल साहब ने दी उसमें मेंशन किया Committee गया है of Whole की। और रिपोर्ट में है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट में तकरीबन अपोजिशन पार्टीज का जो पहले से मौकफ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर है, इसमें सेनेट का बल नासिर वो साहब जो- एक और बात है ना, आज अटॉर्नी जनरल ने कुछ साबका जो सदाती रेफरेंसेस थे उनके बारे में बताया, वो क्या कहा था उन्होंने? उसमें आपका एक सवाल का जवाब भी है जो आपने कल पूछा था। एक तो उन्होंने हस्ब बिल 2005 का रेफरेंस दिया जिसमें उन्होंने पूरी तफसील से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दे दिया था कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और हमारी जो जुरिस्डिक्शन है वो बाइंडिंग भी है। बिसाइड्स हमारा जो है ना वाइड है, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, दे सकते हैं और हम अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं और वो बाइंडिंग होगी। लेकिन उसमें ना एक और भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे रेफरेंसेस आए थे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत जवाब भी दिया, लेकिन एक रेफरेंस अभी बाकी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से, उसका जवाब अभी आना है। तो वो एक तरह से मुझे लग रहा है कि ये शायद कल भी मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल साहब की ख्वाहिश है कि ये रेफरेंस भी मतलब शायद उनके टेन्योर में हो जाए, लेकिन आई कांट से, लेकिन इंडिकेशन उन्होंने हल्की फुल्की ये दी है कि वो इंटरेस्टेड है। नहीं, अब असल में देखें हस्बा बिल का जो है वो था 9 मेंबर बेंच था, ठीक है ना, 9 या 10 रुकनी बेंच पहले था। 5 था, फिर बाद में शायद फिर 10 बाद हो में। गया। तो क्या इस पे भी आपको लगता है कि बेंच बनेगा? और दूसरा एक और सवाल कि सिर्फ JUII और कोई सियासी जमात नहीं आई, देखें- कैसे क्यों ये इसलिए- क्यों हुआ, क्यों ये कैसे मतलब- ऐसे ये जमातों में मतलब interest नहीं पॉलिटिकल है? पार्टीज आई। अब वैसे तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आएगा वो जाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो वहाँ रूल कर People's Party रही है आएगी। उनका इंस्ट्रक्शंस वो सी करके देंगे ना, तो मेरा ये जाती ख्याल है कि वो शायद इसको अपोज करेंगे रेफरेंस को। लेकिन अगर ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आई और भी PMLN भी आई और बड़ी दूसरी, तो फिर ये शायद लार्जर बेंच बन जाए। लेकिन अगर वो ना आई तो और इंटरेस्ट ना लिया
तो फिर मेरे ख्याल में यही 5 मेंबर बेंच डिसाइड करेगा, क्योंकि 5 मेंबर बेंच भी इक्वली है कि वो competent है, जाहिर है। देखिए पीएमएलएन के एक दो अगर वो जो हस्बा बिल के अंदर जो ओपिनियन उसको चेंज नहीं करना चाहता, अगर नहीं करना चाहता, तो फिर उस अदरवाइज तो पीएमएलएन के एक दो वकला से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जी आज से तो हमें जरूरत भी नहीं है और ये हमारा मौका बिल्कुल भी है। वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान अमेरिका की जमहूरी सूरत हाल को ऑब्जर्व ये कर वो रहे कह हैं। रहे हैं कि हम ऑब्जर्व इधर आके शानदार ऑब्जर्व रकम की कर रहे गई हैं और ये देखिए वो बेसिकली मसला ये है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इसकी इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल होंगी और इसका जो मामला डाउन जो रिएक्शन है वो आएगा उसके बाद जब ये Fallout जो है डिसीजन उसका। आएगा। असल में बात ये है कि इसमें कयूम साहब जो बात है वो ये नहीं है लीगल में भी ये पॉइंट हो, लेकिन एक प्योर पॉलिटिकल मैटर रिलेटेड पार्लियामेंट और पार्लियामेंट देखें कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे रूल्स पार्लियामेंट लेके गई है कि सुप्रीम कोर्ट कि जी पार्लियामेंट हमारे रूल बनाए, नहीं करते। इवन पीएससी में पब्लिक अकाउंट कमेटी में अपना रजिस्ट्रार नहीं भेजते अकाउंट यानी मामलात को, वो अपनी चीज। पार्लियामेंट यानी जिसका बड़ा ईमान है उसका प्रोसीजर जो है वो हालत ये देखें, ये सारी पॉलिटिकल फोर्सेस की डिफीट है। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब जो सबसे बड़ी अफसोसनाक ये जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ वो ये है कि डायलॉग वाला मामला खत्म कर रहे हैं। फिर मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनके हक में देगी उनकी जो अना है वो जीत जाएगी और ये फिर डेमोक्रेसी जमहूरियत हार जाएगी। जमहूरियत में डायलॉग होता है, हम कोई आदमी प्रिंसिपली इस चीज के मुखालिफ नहीं है कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी न लाएंगे, लेकिन ये है कि डायलॉग करें। खान साहब चाहते हैं कि जो खान साहब हैं वो चोरों को एनआरओ दे दें। तो मेरा जो देखिए वो तो वैसे मैं एक बात नहीं। बताऊं, JUI का जो सिनॉप्सिस है इसमें एक दो बड़े मजे की बात है। आपने कहा ना कि वो बदनीयतें पे वो उन्होंने उसको थोड़ा सा एस्टेब्लिश भी किया। उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस उसी किस्म का रेफरेंस है जो उन्होंने इन्हीं प्रेसिडेंट साहब ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पहले भी एक रेफरेंस भेजा था एक सिटिंग जज के खिलाफ जो कि जस्टिस काजी के खिलाफ, और वो जो है ना अल्टीमेटली क्वॉश हुआ। तो ये जो और दूसरी उन्होंने ये कहा है कि ये जो इनके पास चूंकि अददी मेजॉरिटी नहीं है तो ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम चीज को बुलडोज करके और हाँ वो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करें वो ऑर्डिनेंसेस पे चल रहे हैं। मैंने ये कराया, ये तो डाकू थे, चोर थे, मैंने इनको कराया, ये तो सेनेट। हालांकि इनको अभी 6-7 महीने पहले वो जो इलेक्शन था जिसमें हासिल बजंजो हार गया, वो इमरान खान साहब आज भी सेनेटर फैसल जावेद से किसी ने बात की तो वो आए बाएं शाएं शुरू हो गई उनकी। कि बात ये है कि आप अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो फिर ये है कि बात ये है कि बहुत सी बातें आएंगी, प्रिंसिपल तो सब पे एक ही लागू होगा। और बात ये है कि बात कोई भी नहीं, वक्त बवक्त जो है वो जो मुझे इस वक्त सूट करता है वो करवा लो और फिर बाद में देखिए ये। लेकिन बात ये सवाल और बहुत आ रहे हैं। फिर ये हो रहा है कि जी अब जो नून लीग के वकला हैं वो कह रहे हैं कि बेंच की कंपोजिशन है, हमें तो पता है इसमें 3 जज वो हैं जिन्होंने पनामा में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, मतलब जस्टिस गुलजार साहब हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं और सॉरी उमर बंजाल साहब वो उस बेंच के थे जिसमें पार्टी हेड नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई की जी, मतलब आप पार्टी हेड भी नहीं रह सकते। नहीं, उमरता बंदयाल साहब उस मुकदमे में भी तो थे ना जिसमें इमरान खान साहब वाला था, ठीक है ना जी, उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था। लेकिन उसी में नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर नाअहल करार दिया था फैसल अरब वो तो उसमें जो देखिए फिर फैसल अरब साहब बेंच तो वही था ना उनका। तो ये है मामला। अब बात आ रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी उनका जो व्यू है वो आपको पता है, वो 100 मोटो केसेस में 6-7 100 मोटो में उन्होंने रिक्यूजल ये वो इज्तनाब कर। इवन जस्टिस काजी फाइसा की पिटीशन रिजेक्ट की अपने कुलीग, उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप एक, और उनका जो पॉलिटिकल मैटर और इन मामलात में उनका एक व्यू बड़ा अब दिलचस्प होगा। देखें आप जो आज कह रहे थे वो खामोश थे और ये वो, तो मेरा ख्याल है कि असल चीज़ है वहाँ उनका देखना है कि उनका क्या असल उनकी क्या है। लेकिन वो तो नासिर साहब आपको ये बेंच बड़ा होता नजर आ रहा है कि नहीं? मेरे ख्याल में ये बेंच लार्ज होगा, लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट हुआ तो, अदरवाइज नहीं होगा। अगर और अभी जो आज जो इंटरेस्टेड पार्टीज तकरीबन नहीं, लेकिन नासिर साहब मुझे ये बताइए चीफ जस्टिस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर इसको सुनने के ऊपर लगा दिया। वैसे कल का तो क्योंकि वो हाँ लाहौर हाई कोर्ट के तो जजों की मामला है, वहाँ भी बड़ी बातें मामला चल रही हैं, फाइलें, और वो तो इसलिए उन्होंने परसों फिर रख दिया, वो भी अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट पे। अब ये है कि आप जो बेंच की बात कर रहे हैं, क्यों होगा? बेंच में 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो फिर क्या मसला है? मैं इस हवाले से बात करूं कि हसबा में भी ऐसे ही हुआ था। यानी आप कह रहे हैं कि जिस तरह जस्टिस खोसा साहब ने
चारों पांचों सीनियर मोस्ट थे, वो इस तरह की प्रेसिडेंट या मतलब वो तो अब यानी वो प्रेसिडेंट इस पूरे साल में नहीं हुई 2020 में, और अभी भी यानी वो तो अब। अच्छा ये बताएं मैंने कल आपको बताया ना कि कौन अगर- बनेगा अगर- जज, कौन बनेगा जज कल, कितने बनेंगे जज लाहौर हाई कोर्ट के? नहीं, मेरे ख्याल में सारे के सारे तो नहीं बनेंगे, नहीं होंगे, सारे नहीं होंगे। सब नहीं होंगे, लेकिन अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि किस लेकिन नहीं आपके ख्याल में कितने हो जाएंगे? बहुत 7 हो जाएंगे, 6 और रह जाएंगे? नहीं, क्या होगा? मेरा 10 हो ख्याल है जाएंगे, 6 रह majority- जाएंगे? मुख्तलिफ आ रही हैं। कुछ ये आ रही है कि पहले 13 नाम जो है ना आप इनफॉर्मल हुए थे, फिर 3 नाम ऐड हुए, तो कुछ है कि भाई ये जो 3 नाम ऐड हुए ये जो है उनका पे भी बातें आ रही हैं कि वो यकदम कैसे ऐड, इस पे भी बातें आ रही हैं। फिर 2-4 जजेस, एक सुना है पिंडी से नाम, अब वहाँ से कोई एक जज साहब ने उनका कोई, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर नहीं है, तो उनकी भी कोई थोड़ी बहुत रिजर्वेशन आगे पीछे आ रही हैं। कोई बातें जो चल रही हैं 12 में हम सुन रहे हैं, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करती। मेरा ख्याल है हम किसी केस को साहब बात सुने, आप किसी हमें के 12 केस में को चलने वाली बातों बताने के लिए आए हैं, कोई खबर दसना से आए हैं? खबर देखें, हाँ। खबर बड़ा मामला होता है। हम पुलिस रात पे चल रहे होते हैं, इधर जाएं तो इधर कंटेम्प्ट, और उधर जाएं तो बड़ा अपने आप को बड़ा पास ऑन इन्फॉर्मेशन भी करनी होती है, और बड़ा यानी बात होती है कि आपकी अपनी Credibility का भी मामला होता है। अच्छा गलत हो जाए। जो कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग होंगे? नहीं देखें, ये कैसा सवाल है कयूम साहब, आप मुझसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ 6 तो फारिग हो आपने जो जाएंगे। हमें, मैं कह रहा हूँ 6 तो फारिग हो ये जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल नहीं, ठीक, आपको सारा पता है, हमसे हाँ, क्यों ये आप हमें पहले बता चुके हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं हाँ कर रहे। मेरा ख्याल है 6, मैं चिड़िया की बात कर रहा हूँ। तो देखें, चिड़िया की बात जो होती है ना, जब वो मीटिंग होगी तो चलो, उसमें बहुत सी चीजें बाद में भी आ अच्छा सकती अब हैं। क्या होगा जनाब? 2 दिन के बाद अटॉर्नी जनरल के आर्गूमेंट ही रहेंगे। continue अच्छा, रहेंगे। अटॉर्नी जनरल एक और बात भी की थी कि जो नेशनल असेंबली के अंदर जो बांग्लादेश को मंजूर करने की करारदाद थी वो पेंडिंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये, किया था। सदा भी मतलब वो ये और कहना तो चाह रहे थे कि ये बेशक के ये इसके लिए political बिल matter और मतलब अमेंडमेंट पार्लियामेंट में है, सदर के ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो अदालत से रिव्यू करें। बेसिकली उनका ये कहना था कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन था, उसके बावजूद उन्होंने प्रेफर किया कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन भेजें, और क्योंकि वही बात जो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो किसी किस्म का भी सवाल अपनी क्लैरिटी के लिए, ओपिनियन सीख करने के लिए, लीगल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जो ओपिनियन है कि वो बहुत स्ट्रांग होगी और वही लीगल, वही लॉ होगा, तो वो कोई भी सीख कर सकते देखें हैं। कयूम साहब, उस वक्त का माहौल और तो था। मतलब है कि अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि पॉलिटिकल मैटर्स नहीं, भी नहीं, हो सकते हैं। वो ये, लेकिन देखिए वो हर एक का माहौल उस वक्त में भी माहौल मुल्क में क्या हो, अब जो चार्ज माहौल है, देखें अपोजिशन और यानी जो गवर्नमेंट के साथ, यानी डाकू तक, ये डाकू हैं, चोर हैं, ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। दूसरी साइड से भी बहुत सख्त हो रही है। दूसरी साइड से ये आ रहा है कि ये जो साहब हैं, ये जो पीटीआई है, ये इदारों के कंधों पे आके यहाँ बैठे हुए हैं। इदारों ने इनको कभी किसी के सेनेटर को डिस्क्वालीफाई किया, किसी की प्राइम मिनिस्टर फारिग किया, किसी को कंटेम्प्ट में फारिग किया, किसी अभी गो के जो अपोजिशन है उसका ज्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो वैसे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अब तक जो तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब कितने केसेस में सुप्रीम कोर्ट में आए, और उन केसेस में क्या हुआ? इमरान खान साहब को देखिए मेजॉरिटी में हुआ, एक वो रिगिंग वाले मामले में जिसने नासुल मुल्क साहब ने उनको कहा कि जो आप मुनज़्ज़म साजिश वाला 2013 के वो, और सबसे बड़ा पनामा में उनको क्या रिलीफ नहीं मिला? लेकिन अच्छा, और पनामा में हुआ, उसके बाद वोटर लिस्ट में वो और मुबशिर लुकमान साहब आए थे हाँ। 2012 में। वो ठीक उसके है। बाद उसके बाद ये आए थे इसके लिए हनीफ अब्बासी बनी गाला के लिए कोई लिखा था कि जी रेगुलराइजेशन करने के लिए आए थे। हाँ, हनीफ और- अब्बासी का जो इनको वो सादिक और दूसरी अमीन साइड से- किया गया, 13 दफा जिन्होंने अपने आर्गुमेंट, अपने वो जो फार्मूलेशन, शबर जैदी साहब बैठे होते थे, हाँ। अब और लोग जो सारे बैठे होते थे, और मामलात, और बेचारे जहांगीर तरीन साहब आखिर में लेकिन वो अब उनसे पूछिए रुदात तो वो क्या बताते हैं। हसनान अब क्या? साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि देखें वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो अपोजिशन पार्टीज है उनको भी लोगों ने इलेक्ट किया है। अपोजिशन तो सिलेक्टेड करती है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन बहरहाल लेकिन दोनों साइड से बहुत ज्यादा देखें, स्कोर है। टेम्परेचर को कम करने की जरूरत है ना, और वो टेम्परेचर किस तरह कम होगा? डायलॉग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखें, पाकिस्तान को अपने आगे हमने लेके जाना करना नहीं है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना वो है, dialogue हमने तो हो ही नहीं आपस रहा में ना। नफरत नहीं पैदा करनी। देखिए, ये इसमें